गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ा था। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए अपने मैसेज को एमआरएनए की फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसक्राइब करता है। इस प्रोसेस में एमआरएनए के ऊपर जो भी कोडिंग होती है, अकॉर्डिंग टू दैट कोडिंग अमीनो एसिड आर जॉइंड एंड दे फॉर्म द पॉलीपेप्टाइड चेन। प्रोटीन सिंथेसिस बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड का बनना है। ये पेप्टाइड बॉन्ड ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन के अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप तथा नए आने वाले अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के बीच में बनता है। प्रोटीन सिंथेसिस एन टर्मिनस टू सी टर्मिनस प्रोसीड होती है। राइबोसोम एमआरएनए को 5' to 3' रीड करता है। प्रोटीन आर मेड अप फ्रॉम 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। ईच अमीनो एसिड इज स्पेसिफाइड बाय स्पेसिफिक कोडॉन। हर एक अमीनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक कोडॉन होता है। अब अमीनो एसिड में जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड अटैचमेंट टू ट्रांसफर आरएनए। इसमें अमीनो एसिड का एक्टिवेशन होता है और यह अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए को के साथ अटैच हो जाता है। इसे हम ट्रांसफर आरएनए को चार्ज बोलते हैं। जब अमीनो एसिड के ऊपर लग जाता है तब हम ट्रांसफर आरएनए को चार्ज ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। ये रिएक्शन एक एंजाइम अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज की प्रेजेंस में होती है और ये एंजाइम हर एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफाइड होता है। मतलब अगर 20 अमीनो एसिड हैं तो 20 टाइप के ट्रांसफ़र ये एंजाइम होंगे अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। इसमें अमीनो एसिड पहले एटीपी के साथ रिएक्शन करता है इसी एंजाइम के प्रेजेंस में और अमीनो असाइल एएमपी और एक पायरोफॉस्फेट का मॉलिक्यूल निकलता है। अब ये अमीनो असाइल एएमपी ट्रांसफर आरएनए के साथ रिएक्शन करेगा इसी एंजाइम के प्रेजेंस में अमीनो असाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज की प्रेजेंस में और अमीनो असाइल ट्रांसफर आरएनए बनाएगा। मतलब ये अमीनो ग्रुप अब ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच हो गया, ट्रांसफर आरएनए चार्ज हो गया और एक एएमपी का मॉलिक्यूल निकल गया। मतलब इसमें ये एटीपी क्या कर रही है, एक एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कर रही है। इसको ट्रांसफर को चार्ज करने के लिए एक एटीपी मॉलिक्यूल खर्च हो रहा है। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये आपको ट्रांसफर आरएनए दिखाई दे रहा है, ये इसका 5' एंड है और ये इसका 3' एंड है। अब 3' एंड पे लास्ट के जो 3 अमीनो एसिड होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, वो CCA होते हैं। CCA मतलब ए जो लास्ट का जो है न्यूक्लियोटाइड है वो क्या है, एडिनाइलेट है। ये एडेनिन दिखाई दे रहा है, ये उसका शुगर है और राइबो शुगर है, ये उसका फॉस्फेट उसका ग्रुप है। फॉस्फेट ग्रुप के साथ वो C के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर इसमें OH ग्रुप है, 3' पोजीशन OH ग्रुप है। अब अमीनो एसिड ये है, अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये OH ग्रुप के बीच में है ना, ये 3' पोजीशन में OH ग्रुप था, इसके बीच में एक एस्टर बॉन्ड बन गया और ये अमीनो एसिड के साथ जुड़ गया। अब इसे बोलते हैं हम चार्ज ट्रांसफर आरएनए। इस तरीके से ये अमीनो एसिड के साथ जुड़ जाता है। नेक्स्ट इसी रिएक्शन को यहाँ पर इन लाइनों में समझाया गया है। Amino acylation of the transfer RNA by its cognate amino acyl tRNA synthetase and amino acyl transfer RNA synthetase first couple a specific amino acid via a high energy ester bond to either 2' or a 3' hydroxyl group of the terminal adenosine in the corresponding transfer RNA। या तो 2' से जुड़ता है या 3' से जुड़ता है। यहाँ पे 3' से दिखता है, कभी कभी 2' से भी जुड़ता है। The anticodon in the transfer RNA then base pair with a codon in the mRNA specifying two attached amino acid। ठीक है, अब हम प्रोटीन सिंथेसिस को हम 3 स्टेप में पढ़ सकते हैं। हाँ ना, इसमें 3 स्टेप्स हैं। जब फर्स्ट हम देखते हैं स्टेप इनिशिएशन। इनिशिएशन क्या है, इनिशिएशन में राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट एमआरएनए पे बाइंड करती है जहाँ से अब अमीनो एसिड जुड़ने शुरू होंगे। ठीक है, तो पहले क्योंकि राइबोसोम फैक्ट्री है तो राइबोसोम क्या करेगा, पहले एमआरएनए पे खुद को बाइंड करेगा स्मॉल सब यूनिट और फिर इस पूरी असेंबली को 50 सब यूनिट ज्वाइन करती है। जो मतलब राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट है और एमआरएनए है, उस असेंबली को 50 सब यूनिट करता है। तो इस तरीके से राइबोसोम कंप्लीट हो जाता है। इट इन्वॉल्व्स द रिएक्शन that precedes the formation of the peptide bond between the first two amino acid of the protein।
अब फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड जो फर्स्ट 2 अमीनो एसिड के बीच में बनेगा, उसके पहले की जितनी भी रिएक्शन है सब इनिशिएशन में आती हैं। तो उसमें क्या क्या आता है कि स्मॉल सब यूनिट का mRNA पे जुड़ना और फिर उसका बड़ी सब यूनिट यानी 50S सब यूनिट के साथ जुड़ना, ठीक है। और फिर अब इसके बाद जब 50S सब यूनिट जुड़ जाएगी तब पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो उससे पहले की जितनी भी रिएक्शन है वो सारी इनिशिएशन में आती है। अब इलोंगेशन में क्या आता है, इलोंगेशन में आता है जो फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड और लास्ट पेप्टाइड बॉन्ड जो बनेगा वो सारी रिएक्शन है ना इसमें आएंगी, इलोंगेशन में आएंगी। तो फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड एंड एडिशन टू द लास्ट अमीनो एसिड, ठीक है। फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड से बनने और लास्ट अमीनो एसिड तक जो भी बॉन्ड बनेंगे वो सारी रिएक्शन इलोंगेशन में आएंगी। टर्मिनेशन में क्या आता है, इट इंक्लूड्स द स्टेप्स दैट आर नीडेड टू रिलीज द कंप्लीटेड पॉलीपेप्टाइड चेन। अब जो पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है उसका रिलीज़ होना, और फिर क्या होता है जब वो पेप्टाइड बॉन्ड रिलीज़ हो जाता है, पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज़ हो जाती है, तब राइबोसोम की जो सब दोनों यूनिट हैं वो भी अलग अलग हो जाती हैं, फ्रॉम mRNA से अलग अलग हो जाती हैं। तो ये सारी रिएक्शन ये किस में आती हैं, टर्मिनेशन में आती हैं। अब हम फर्स्ट स्टेप पढ़ते हैं, इनिशिएशन। इनिशिएशन और प्रोटीन सिंथेसिस इन यू बैक्टीरिया इन्वॉल्व एसोसिएशन ऑफ द 50S एंड द 30S सब यूनिट। अब इनिशिएशन में क्या है, हमें प्रोकैरियोट का पढ़ना है तो हम देखते हैं इसमें ये क्या है। इनिशिएशन में 30S और 50S सब यूनिट का एसोसिएशन है। द स्मॉल एंड द लार्ज सब यूनिट एसोसिएट एट द राइबोसोम बाइंडिंग साइट। और इसमें mRNA पे एक स्पेशल साइट होती है जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम बाइंडिंग साइट। ये स्पेसिफाइड साइट होती है, यहीं पर 30S सब यूनिट सबसे पहले जुड़ती है। ए स्मॉल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट प्रोसीड्स द कोडिंग रीजन टू फॉर्म द इंटेक्ट राइबोसोम, ठीक है। तो ये जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट होती है ये क्या है, एक स्मॉल एक छोटा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है दैट जो कोई कोडिंग रीजन से एकदम पहले होता है, और यहीं पर इंटेक्ट राइबोसोम होता है, मतलब राइबोसोम की दोनों सब यूनिट यहाँ पर आकर जुड़ जाती हैं, ठीक है। राइबोसोम बाइंडिंग साइट इंक्लूड द अपस्ट्रीम चाइल्ड ऑर्गेनो सीक्वेंस एंड द इनिशिएशन कोडॉन। और ये जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट होती है इसमें क्या क्या होता है, इसके जस्ट अपस्ट्रीम क्या होता है, एक छोटा सा सीक्वेंस होता है जिनको हम चाइल्ड ऑर्गेनो सीक्वेंस कहते हैं। ये इसको जो साइंटिस्ट है जिन्होंने डिस्कवर किया था उसी के नाम पर इनका नाम, इस सीक्वेंस का नाम चाइल्ड ऑर्गेनो सीक्वेंस पड़ा हुआ है। और इसमें एक इनिशिएशन कोडॉन भी होता है। चाइल्ड ऑर्गेनो सीक्वेंस एक पॉलीप्यूरिन का सीक्वेंस है जिसका जो अरेंजमेंट है वो उस तरीके से होता है, 5' पे AGGU ये करके सीक्वेंस होता है ये। और ये नियर अबाउट जस्ट 10 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम होता है इनिशिएशन कोडॉन। इनिशिएशन कोडॉन होता है मतलब जहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होगी उससे 10 न्यूक्लियोटाइड ऊपर की तरफ होता है ये। और ये चाइल्ड ऑर्गेनो सीक्वेंस जो है ये जो स्मॉल राइबोसोम की 16S RRNA होता है, स्मॉल राइबोसोम में 16S RRNA होता है, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर लेता है। तो अब ये चाइल्ड ऑर्गेनो सीक्वेंस जो 16S RRNA दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाती है, तो स्मॉल सब यूनिट यहाँ पर अच्छे से बाइंड हो जाते हैं क्योंकि दोनों के बीच में चाइल्ड ऑर्गेनो सीक्वेंस और 16S RRNA के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी। दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाने से ये सब यूनिट यहाँ पर स्मॉल राइबोसोम सब यूनिट यहाँ पर आराम से जुड़ गई। अब यहाँ पे इसके जस्ट आगे जो है इनिशिएशन कोडॉन है, तो यहाँ पर क्या होगी, प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होगी। Initiation of protein synthesis in eukaryote resemble the process of eubacteria with minor differences। जो इनिशिएशन का प्रोसेस है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में थोड़ा सा अंतर है, और उसमें जो यूकैरियोट है उसमें थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। अभी हम प्रोकैरियोट के पढ़ रहे हैं तो अभी हम इसी को समझेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में हम यूकैरियोट का भी समझेंगे। अब हम देखते हैं कि ये यहाँ पर आकर स्मॉल सब यूनिट यहाँ पर आकर जुड़ गई। अब स्मॉल सब यूनिट के जुड़ने के बाद क्या होता है, अब कुछ इनिशिएशन ये सारी चीज़ें, कुछ इनिशिएशन फैक्टर भी इस प्रोसेस में काम करते हैं। जो इनिशिएशन फैक्टर हैं वो हम देखते हैं, 3 इनिशिएशन फैक्टर हैं, IF1, IF2 और IF3। IF1 क्या करता है, bind over the A site of the small ribosomal subunit and is thought to prevent the initiator tRNA from binding to the A site। ये जो स्मॉल राइबोसोम की ए साइट है, राइबोसोम में पी और ए साइट 2 होती है ना, तो ये ए साइट पर जुड़ जाता है और ये इनिशिएटर tRNA जो सबसे पहला
ट्रांसफ़र आरएनए आएगा उसको ए साइट पे जुड़ने से रोकता है। मतलब जो इनिशिएटर ट्रांसफ़र आरएनए वो ए साइट पी साइट पे जुड़े, वो ए साइट पे ना जुड़े, उसको रोकता है। तो ये अपने आप आकर बैठ जाता है, कहने का मतलब है यहाँ पे ए साइट पे, तो ये उसको नहीं जुड़ने देता। अब इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएट डायरेक्ट द इनिशिएटर ट्रांसफ़र आरएनए टू इट्स करेक्ट पोजीशन इन द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये जो इनिशिएटर ट्रांसफ़र आरएनए है उसको उसकी सही पोजीशन पे जुड़ने में हेल्प करता है, उसको डायरेक्ट करता है कि उसे कहाँ पर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में उसे कहाँ पर जुड़ना है। इट हैज़ ए राइबोसोम डिपेंडेंट जीटीपेस एक्टिविटी। द जीटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड व्हेन द 50th सबयूनिट जॉइन टू जनरेट द कंप्लीट राइबोसोम। और इसके पास जीटीपेस एक्टिविटी भी होती है, मतलब ये इनिशिएशन फैक्टर जीटीपी से जुड़ा हुआ रहता है। तो जब ये ट्रांसफ़र आरएनए अपनी सही जगह पर जुड़ जाता है 50th सब यूनिट में अपनी सही जगह पर जुड़ जाता है, तो क्या होता है जीटीपी की हाइड्रोलिसिस हो जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि जो आगे की जितनी भी रिएक्शन हुई है वो सब ठीक हैं, वो प्रॉपर हुई हैं। और जीटीपी की हाइड्रोलिसिस से के होने के बाद जो कॉम्प्लेक्स बना वो बिल्कुल स्टेबल हो जाता है। जब तक जीटीपी की हाइड्रोलिसिस नहीं होती कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल रहता है, और जब जीटीपी की हाइड्रोलिसिस हो जाती है तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाता है। अब इनिशिएशन फैक्टर 3 आता है। bind to the free 30th subunit and prevent the premature association of the large and the small subunit of the ribosome। अब क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में 30th और 50th सबयूनिट मतलब क्या होती हैं, ऐसी फ्री रहती हैं, वो एक दूसरे से अटैच नहीं रहती है। और अगर एक दूसरे से अटैच हो जाएंगी तो फिर प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगी। तो इनको ये फ्री रहें, 30th और 50th सबयूनिट आपस में ना जुड़ें। तो ये क्या करता है, IF3 30th सबयूनिट के साथ जुड़ा हुआ रहता है। अगर ये 30th सबयूनिट के साथ जुड़ा रहेगा तो 30th सबयूनिट साइटोप्लाज्म में बिना mRNA के मतलब 50th सबयूनिट से नहीं जुड़ेगी, और ये अपने आप को फ्री बना के रखती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि डिफरेंट स्टेप्स जो होते हैं इसमें इनिशिएशन में यू बैक्टीरिया में वो क्या क्या होते हैं। अब जैसे देखो ये 5' to 3' क्या है, mRNA है, और यहाँ पर इसमें AUG कोडॉन है। इसके आगे SD रीजन है, साइड डेल्गानो सीक्वेंस, जो मैंने अभी आपको बताया। अब क्या होता है, 30th सबयूनिट आती है, IF3 उसके ऊपर जुड़ा हुआ है जिससे कि वो 50th सबयूनिट के साथ साइटोप्लाज्म में ना जुड़ जाए, और IF1 भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। IF1 क्या कर रहा है कि A साइट पे जुड़ा हुआ है, और IF3 उसको फ्री बनाने की मतलब कोई उसके साथ 50th के साथ वो साइटोप्लाज्म में ना जुड़ जाए, इसलिए उसके पास जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर 30th सबयूनिट जुड़ गई और ये इनिशिएशन कोडॉन है, वहाँ पर 30th सबयूनिट है। चाइल्ड डेल्गानो के साथ इसका 16S RRNA कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर लेता है, और ये यहाँ पर जुड़ गई। अब क्या होगा, अब ट्रांसफ़र आरएनए जो कि इनिशिएटर ट्रांसफ़र आरएनए है वो मिथ्योनिन के साथ चार्ज है, क्योंकि फर्स्ट जो अमीनो एसिड है जुड़ने वाला वो मिथ्योनिन होता है, उसके साथ चार्ज है। और इसके साथ IF2 जीटीपी भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि IF2 क्या करता है, इसको बताता है कि इसको सही पोजीशन पे कहाँ जुड़ना है ना। ये जीटीपी के साथ जुड़ा हुआ है, इसको गाइड करता है कि इसकी सही पोजीशन क्या है। इसकी सही पोजीशन क्या है, पी साइट है, इसको पी साइट पे जुड़ना है। तो ये यहाँ पर आएगा ये, और ये पी साइट के साथ जुड़ेगा। ठीक है, ये AUG के साथ इसने अपनी बेस पेयरिंग कर ली, और ये UAC इसके पास एंटी कोडॉन है, ये मिथ्योनिन है। और ये F जो है ये बता रहा है फॉर्माइल मिथ्योनिन है ना, जो मिथ्योनिन है ये बता रहा है ये फॉर्माइल मिथ्योनिन है, उसके साथ ये जुड़ गया। अब क्या होगा, ये जो इतनी असेंबली है इसके साथ 50th सबयूनिट जुड़ेगी, ये इसके साथ 50th सबयूनिट जुड़ गई, और अब ये राइबोसोम कंप्लीट हो गया। अब ये 70th इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स हो गया, और ये अब इसमें A साइट दिखाई दे रही है। अब ये इतना प्रोसेस सही हो गया है, ये कैसे पता चलेगा, जब जीटीपी की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। जब जीटीपी यहाँ पे हाइड्रोलाइज हो गया, और यहाँ से देखो अब जीटीपी इनिशिएशन फैक्टर 2 भी हट गया, IF3 भी हट गया, IF1 भी हट गया, और जीटीपी की हाइड्रोलिसिस हो गई, तो मतलब 70th इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो गया। और अब यहाँ पर दूसरा ट्रांसफर आने आएगा, A साइड पर जो कोडॉन होगा उसके हिसाब से आएगा, और यहाँ पर आकर दूसरा ट्रांसफर आने जुड़ जाएगा। जब दूसरा ट्रांसफर आने जुड़ गया, अब ये दो ट्रांसफर आने पास हैं, ठीक है, इनके दोनों अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, और फिर ये ट्रांसफ़र आरएनए फ्री हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है, इनिशिएशन का प्रोसेस है। यहाँ से अब जब 50th सबयूनिट जुड़ गई तो, और जीटीपी की हाइड्रोलिसिस हो गई, तो मतलब अब इनिशिएशन पोर्शन जो है इनिशिएशन का काम पूरा हो गया, अब इलोंगेशन होगा। ठीक है, तो फिर आज इतना ही, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इलोंगेशन पढ़ेंगे।